तो दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं साइंस डेली और आज 10-15 मिनट में हम 10th क्लास का एक चैप्टर करने जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड कंसंट्रेट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले आपसे यहाँ से पूछ सकते हैं क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई क्लासिफिकेशन इज़ नीडेड। तो आप बताएंगे फॉर द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स क्लासिफिकेशन इज़ नीडेड। क्योंकि अगर एलिमेंट्स क्लासीफाई होंगे तो हम ये देख लेंगे कि वो किस जगह पर रखे हुए हैं पीरियोडिक टेबल में, किस ग्रुप में रखे हुए हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ उन्हीं के सिमिलर मिलेंगी। किस किस ने एफर्ट्स किए इनको क्लासीफाई करने के लिए। तो वैसे तो स्टार्टिंग तो लेवोजियर ने की, जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। इसके बाद जॉन डाल्टन ने भी की, लेकिन जो लिस्टेड है अपने सिलेबस में हमने वही देखना है, क्योंकि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात हम यहाँ पर कर रहे हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले जिनकी हम बात करेंगे वो है डोबर्नियर। तो डोबर्नियर ने क्या किया, क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन के लिए इन्होंने क्या किया, एक लॉ दिया, लॉ ऑफ ट्राइड्स। और लॉ ऑफ ट्राइड्स क्या था कि इन्होंने तीन एलिमेंट्स के, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए और ये बताया कि एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। तीन एलिमेंट के ग्रुप बनाए, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम। 3 का ग्रुप होगा, इसको ट्राइड कहेंगे। तो इन्होंने बताया कि जो मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास है वो किसके बराबर आएगा, इन दोनों के एवरेज जब आप निकालेंगे तो एवरेज एटॉमिक वेट के लगभग बराबर या बिल्कुल बराबर आएगा। जैसे इसका एटॉमिक वेट 7 होता है, पोटासियम का 39 है। अगर इनका एवरेज हम कैलकुलेट करें 7 + 39 डिवाइड करोगे 2 से तो ये आएगा 23 और सोडियम का होता है 23। इसी टाइप से जैसे इन्होंने बताया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, ये कुछ ट्राइड्स बनाए। तो ये था लॉ ऑफ ट्राइड्स। ड्रॉबैक्स क्या थे, ये बहुत कम एलिमेंट्स पर ही एप्लीकेबल था, सब पर एप्लीकेबल नहीं था, सो इट वाज डिस्कार्डेड। इसके बाद दूसरा एफर्ट किया न्यूलैंड नाम के साइंटिस्ट ने, और ये थे जर्मनी से, ये थे इंग्लैंड से। न्यूलैंड, इंग्लैंड आप याद भी रख सकते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अलग लॉ दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ऑक्टेव्स का लॉ। और ऑक्टेव्स में इन्होंने क्या बताया कि एवरी 8th एलिमेंट हैज़ द सिमिलर प्रॉपर्टीज एज टू द फर्स्ट वन। हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले से सिमिलर होती है। तो एक्चुअली ही वाज म्यूजिक लवर, और म्यूजिक में जो म्यूजिकल नोट्स हैं वो 7 होते हैं, 7 सुर होते हैं संगीत में, सा रे गा मा पा धा नी, और नी के बाद फिर क्या आता है, सा। सिमिलरली ही डिक्टेटेड, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियोन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि नियोन क्या है, नोबल गैस, और नोबल गैस की डिस्कवरी उस समय तक नहीं हुई थी। तो इसके बाद किसका नंबर पड़ेगा, सोडियम का। 1 2 3 4 5 6 7 8वां एलिमेंट क्या आया, सोडियम, इसके नीचे आया। तो इन्होंने बताया एवरी 8th एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ द फर्स्ट वन कंपेयर्ड विद द फर्स्ट वन। यानी कि फर्स्ट वन से क्या मिलेंगी, ये सिमिलर मिलेंगी, एक जैसी मिलेंगी। इसके बाद जो सबसे मेन है, वैसे तो लोथरमियर ने बताया, लेकिन हम क्योंकि स्ट्रिक्टली सिलेबस पर और बोर्ड पर ही फोकस कर रहे हैं, सीबीएसई या स्टेट बोर्ड्स पर, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल या मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव को कहा जाता है क्या, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। इन्होंने सबसे पहले रशियन केमिस्ट थे, तो इन्होंने अपने रूम्स में कार्ड्स वगैरह लगाए थे। वो स्टोरी यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे, केवल सीधी बात करेंगे कि इन्होंने क्या बताया, कैसे टेबल बनाई। तो सबसे पहले टेबल की फॉर्म तो इन्होंने दी, इसलिए इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। तो 2 तरीके इन्होंने अपनाए, और 2 कॉलम ही हो सकते हैं। एक तो वर्टिकल कॉलम्स, जिनको क्या कहा, ग्रुप्स, और एक हॉरिजेंटल, जिनको क्या कहा, पीरियड्स। ये आपको मैंने पहले भी बताया है, ग्रुप्स खड़े, पीरियड्स पड़े, पैसे पीरियड, पैसे पड़े। तो जो खड़े हुए हैं वर्टिकल कॉलम्स वो क्या होते हैं, ग्रुप्स, और जो पड़े हुए हैं, जो हॉरिजेंटल रोज हैं, वो क्या होती हैं, पीरियड्स। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्रुप्स बनाए 8, पीरियड बनाए 7, ग्रुप्स बनाए 8। फर्दर इन्होंने क्या किया, इसमें भी 8th को अगर छोड़ दें तो इन्होंने 2 सेक्शन कर लिए। जो पहला ग्रुप है तो इसके 2 बनाए, 1A 1B,
सेकंड ए, सेकंड बी, इस तरीके से इन्होंने किया 8th को छोड़कर। नोबल गैसेज उस समय नहीं थी तो इन्होंने उनके लिए खाली जगह छोड़ रखी थी, यानी कि अगर वो कहीं बाद में आती तो वो पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब नहीं करती, जैसे कि वो बाद में आई और उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल थी उसको डिस्टर्ब नहीं किया। तो इस टाइप से 1A में इन्होंने क्या रखा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को रखा हुआ था, और बी वाले ग्रुप में क्या रखा हुआ था, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा हुआ था। 8th ग्रुप में केवल नो ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन्होंने रखे। तो ये तो इन्होंने किया। अगर आपसे पूछे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, सॉरी मॉडर्न नहीं, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या था, तो आप बताएंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इन्होंने ये बताया कि जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की वो किस पर डिपेंड करती हैं, एटॉमिक मासेस पर डिपेंड करती हैं। दोस्तों अगर आपको ये ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ तो इसके स्लो वीडियोस भी अवेलेबल हैं, क्लास 10th के भी, क्लास 11th में भी ये चैप्टर है, और ज़्यादा डिटेल से उसके भी अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ हमने वन शॉट में चैप्टर करना है तो हम फटाफटी करेंगे। अब सीधी बात पर आएंगे, मेंडलीव की क्या क्या अचीवमेंट्स थी और क्या ड्रॉबैक्स थे पीरियोडिक टेबल के। तो अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो पहली अचीवमेंट थी कि इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स की सिस्टमेटिक स्टडी का रास्ता खोल दिया, यानी कि पहली अचीवमेंट है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। दूसरी क्या है, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, नए एलिमेंट्स को इन्होंने प्रेडिक्ट किया जो उस समय अवेलेबल नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पर वैकेंट स्पेसिस छोड़ दिए, कहाँ पर, पीरियोडिक टेबल में जो मेंडलीव ने बनाई थी वहाँ पर खाली जगह छोड़ दी, और ये बताया कि हम रहे ना रहे हमारे बाद यहाँ एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी और इनकी प्रॉपर्टीज़ इनसे मिलेंगी। जैसे उन्होंने क्या किया, एल्यूमिनियम जो था इसके नीचे खाली जगह छोड़ दी, इसी तरह सिलिकॉन जो था इसके नीचे खाली जगह छोड़ दी, और बाद में ये पाया गया कि ये जो खाली जगह छोड़ दी ना, इनमें इन्होंने क्या लिख दिया, यहाँ लिख दिया एका एल्यूमिनियम, यानी कि एल्यूमिनियम के जैसा, और सिलिकॉन के नीचे क्या लिखा, एका सिलिकॉन, सिलिकॉन के जैसा। मीन्स ये बताया कि भाई आज ये एलिमेंट्स नहीं हैं लेकिन ये डिस्कवर होंगे और इनकी प्रॉपर्टीज इनसे मैच करेंगी, और बाद में ऐसा ही हुआ। ये जो वैकेंट स्पेस छोड़ा यहाँ पर बाद में खोज हुई गैलियम की जिसकी प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से मिलती हैं, और यहाँ पे जर्मेनियम की जिनकी प्रॉपर्टी यहाँ मिलती हैं। तो ये भी एक अचीवमेंट है। ऐसे और भी वैकेंट स्पेसेस इन्होंने छोड़े थे। इसके बाद नेक्स्ट आप ये बता सकते हैं, नोबल गैसेज की डिस्कवरी उस समय नहीं हुई थी, तो उनके लिए अपने आप ऑटोमेटिक लास्ट में बिल्कुल अलग ग्रुप है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और वो मेन जो पीरियोडिक टेबल है उसको डिस्टर्ब नहीं करता है। इसके अलावा कुछ एटॉमिक मासेज को इन्होंने करेक्ट किया था, ये भी इनकी अचीवमेंट थी। जैसे लिथियम का है, तो लिथियम का पहले 13 माना जाता है, 13.7 समथिंग, लेकिन बाद में मेंडलीव ने करेक्ट करके बताया कि ये कितना है, ये 9 होता है इसका एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास के बेस के ऊपर ही तो इन्होंने रखा हुआ है, ये बात हमने पढ़ ली, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेज, यही तो मेंडलीव ने बताया था। मीन्स कि एटॉमिक मासेज पर प्रॉपर्टी डिपेंड करती है और उस एटॉमिक मास के अनुसार इन्होंने टेबल में एलिमेंट्स को जचाया। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसा नहीं है, वहाँ पर एटॉमिक नंबर के हिसाब से जचाए हुए। लेकिन बात क्योंकि हम मेंडलीव की कर रहे हैं तो पहले इनके ड्रॉबैक्स देखते हैं क्या क्या रही। पहला ये रहा इनका ड्रॉबैक कि हाइड्रोजन की पोजीशन इन्होंने स्पेसिफाई नहीं की, और ये आज भी स्पेसिफाई नहीं है। पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर हाइड्रोजन रखा हुआ है। अब क्या है, हाइड्रोजन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ग्रुप जो फर्स्ट है अल्कली मेटल्स उनसे मिलती हैं और उनसे नहीं भी मिलती हैं। फिर जो हेलोजेंस है 17 ग्रुप, उनसे भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं लेकिन नहीं मिलती हैं। तो इनकी क्लैरिफिकेशन नहीं कर पाया मेंडलीव कि भाई ये क्या चक्कर है, और ये अब भी ऐसा ही, इसकी पोजीशन का कोई खास नहीं है। दूसरी दिक्कत आई आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स क्या होते हैं, एक ही एलिमेंट की वो डिफरेंट फॉर्म्स जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हैं लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग हैं। जैसे हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम, ये 3 आइसोटोप इसके। अब इन्होंने एटॉमिक मास के हिसाब से जचा दिया तो क्या हुआ, एटॉमिक मास 1 को तो ये ले जाएगा कॉलम को जो जगह है, दूसरी को ये, तीसरी को ये। अगर ऐसे आइसोटोप्स लेने लगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बाकी कहाँ जाएंगे। कार्बन के भी आइसोटोप हैं, कार्बन 612, 614, यूरेनियम के हैं 92 235, 92 238, इसी तरह ऑक्सीजन के हैं
क्लोरीन के हैं पता नहीं कितने आइसोटोप हैं, और अगर ऐसे एटॉमिक मास के हिसाब से हम उनको अरेंज करने लग जाएं तो फिर दूसरे एलिमेंट्स का क्या होगा। तो आइसोटोप्स की भी क्लैरिफिकेशन ये नहीं दे पाए, मींस पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स क्लियर नहीं हुई। किन से? मेंडलीव से। तीसरी बात, कुछ जो सिमिलर एलिमेंट्स थे, एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले थे, वो इन्होंने अलग अलग रख दिए, बहुत गलत किया। जैसे प्लेटिनम एंड गोल्ड, यही होता है गोल्ड, पीटी क्या है? प्लेटिनम। ये एक जैसे हैं मेटल्स, दोनों कोइनेज मेटल्स भी हैं, टिपिकल मेटल्स हैं, मतलब गोल्ड प्लेटिनम, सिमिलर प्रॉपर्टीज इनकी बहुत सारी, लेकिन फिर भी इन्होंने इनको अलग अलग रख दिया। अगली बात, कुछ जो डिसिमिलर थे, जो नहीं मिलते आपस में, उनको इकट्ठा रख दिया। जैसे कि Ag एंड Cu, इनकी वैलेंसी 1 हो जाती है। उस 1 वैलेंसी के हिसाब से क्या किया? सोडियम पोटाशियम इनके साथ इनको रख दिया, जबकि इनका कोई आपस में कॉम्बिनेशन नहीं है, ये अलग हैं, ये कोइनेज मेटल्स में आते हैं। तो और ये तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, सोडियम हाथ पे रखोगे तो भी रिएक्ट कर जाता है। तो ये कमी रही मेंडलीव की। एक और कमी क्या रही? कोज ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का क्या कारण है ये भी ये नहीं बता पाते। पीरियोडिसिटी क्या है? एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स रखे हुए हैं उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, दिस इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। तो इसका क्या कारण है ये भी मेंडलीव नहीं बता पाया। तो ये कुछ क्या थे? ये थे मेंडलीव के ड्रॉबैक्स। फिर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो तैयार की मोजले साइंटिस्ट ने, और उन्होंने फिर इस पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स में बांटा, जो हम पढ़ते हैं। कौन कौन से ब्लॉक्स हैं? एस ब्लॉक, इसमें 2 ग्रुप्स हैं, इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। और ये जो हैं सेकंड वाले, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जो इनको कहा जाता है अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। इसके बाद यहाँ पर है पी ब्लॉक, 1 और 2, यहाँ पर क्या हैं? 10 ग्रुप्स यहाँ पर हैं, 10 ग्रुप्स, और फिर 6 ग्रुप्स यहाँ पर हैं, इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। और ये जो हैं इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, और 2 लाइनें नीचे हैं, इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा जाता है। जो मेटलिक प्रॉपर्टीज आप ज़्यादातर पढ़ते हैं, चाहे वो मेलिबिलिटी है, डक्टिलिटी है, हार्डनेस है, सोनोरस है, तो वो सारे मेटल्स लगभग यहीं पर रखे हुए हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं और एस ब्लॉक, इन दोनों को मिलाकर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोल देते हैं। इनका नाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। जो एफ ब्लॉक हैं इसमें 2 सीरीज़ हैं, क्योंकि पहली लाइन की स्टार्टिंग लेंथेनम से होती है एलिमेंट से, इसलिए इनको लेंथेनाइड्स भी कहा जाता है, और दूसरी जो सीरीज इनको एक्टिनाइड्स भी कहा जाता है। तो ये हल्का सा टच ही आपके सिलेबस में है, ज़्यादा नहीं है, +1 और 2 में है। तो 4 ब्लॉक्स हैं SPDF। एक्चुअल में क्या है? ये सब शेल होते हैं, शेल के अंदर सब शेल होते हैं, और 4 टाइप के सब शेल होते हैं। SPDF, आखिरी इलेक्ट्रॉन, जब हम इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं तो आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जाता है वो उसी ब्लॉक में एलिमेंट आ जाता है। अगर हम ये कह रहे हैं कि S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इट मीन्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू S सब शेल। P का मतलब क्या है? आखिरी इलेक्ट्रॉन P सब शेल में जा रहा है। D का मतलब है D में जा रहा है। F का मतलब है F में जा रहा है। अब अगर इसकी अचीवमेंट्स की बात करें तो जो मेंडलीव के ड्रॉबैक्स हैं वो सारे इसने दूर किए। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन तो ज़्यादा दूर नहीं हो पाई, लेकिन बाकी सारे दूर किए, उसके कारण बताए, इसीलिए यही इसके अचीवमेंट्स हैं। जैसे कोज ऑफ पीरियोडिसिटी एक जो रह गया था, उसको इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर, अब जो एक ग्रुप में है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है। जैसे लिथियम है एटॉमिक नंबर 3 होता है, मतलब 2 और 1। सोडियम का है 11, 2, 8, 1, सबके लास्ट में क्या है? 1। वैलेंसी सेम है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टी भी सेम है। ये पीरियोडिसिटी का कारण है। अगर आपसे पूछें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है क्या, तो आप बताएंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मीन्स एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती हैं? एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं, ना कि एटॉमिक मास पर, जैसा कि मेंडलीव पहले बताते आ रहे थे। अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं। जैसे पहली है एटॉमिक साइज। तो आपको याद रखना है, ग्रुप जो है, ग्रुप में आप कहाँ जाएंगे? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, आपको बोल सकता है, कुछ भी कहे, टॉप टू बॉटम। और पीरियड में कहाँ जाएंगे? लेफ्ट से राइट। तो एटॉमिक साइज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये देखते हैं। तो याद रखो बच्चों, जब आप ऊपर से नीचे आओगे, टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप,
तो क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। कैसे भला, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, ये एक ग्रुप है, पहला ग्रुप है। तो एटॉमिक नंबर इसका क्या है, 3 मीन्स 2 and 1। जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इसका है 11 मीन्स 281, इसका है 2881। क्या देख रहे हैं आप, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। मीन्स जैसे अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो न्यूक्लियस है, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरे में कितने हैं, 1, ये लिथियम होगा। सोडियम में क्या हुआ, दूसरे में ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीसरा शेल आ गया। पोटाशियम में क्या हुआ, चौथा शेल आ गया, 4th शेल आ गया। तो क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। तो याद रखो बच्चों, ऊपर से नीचे आप आओगे, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, एटॉमिक साइज भी बढ़ता है। As we move from top to bottom in a group, atomic size increases because the number of shells are increasing। ये है। अब अगर पीरियड की बात करें, जैसे पीरियड में चल पड़ते हैं, मान लिया लिथियम के आगे ही हम चलते हैं, तो लिथियम, बेरिलियम, फिर होता है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे आप लेफ्ट से राइट चल रहे हो। पीरियड में कहाँ चलोगे, लेफ्ट से राइट। अच्छा, इससे उल्टा पूछे तो कोई बात, जैसे आपसे पूछ लें भाई नीचे से ऊपर जाओ, तो इसका उल्टा है, साइज कम हो रहा है। ये तो आप बता सकते हैं, आसान सी बात है। अब इसमें देखो, ये है 2 and 1, ये क्या है 2 and 2, 2 and 3, 2 and 4, 2 and 5। क्या देख रहे हैं आप, शेल तो वही है, 2 शेल हैं, लेकिन ये जो बाहर वाला शेल है इसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग विद इन द सेम शेल, जिसके कारण क्या होगा, एक ही शेल में लगातार इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, मींस नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है, और अंदर प्रोटॉन बढ़ रहे हैं न्यूक्लियस में। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा, जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो उसके कारण क्या होगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो साइज क्या होगा, कम होता जाएगा। तो याद रखो, लेफ्ट से राइट जब हम जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसके ऊपर बाकी प्रॉपर्टीज में बहुत सारी डिपेंड करती हैं। अगली प्रॉपर्टी की बात करना हम चाहें तो वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स, कि उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, और कितनी होगी, जो सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी जितने से वो रिएक्ट करेगा वही उसकी क्या है, वैलेंसी। जैसे इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है। अब 4 से ज़्यादा हर एटम इसलिए रिएक्ट करता है ताकि उसका ऑक्टेट भर जाए, मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। अब ये जो 5 आ गया ना, या ऑक्सीजन में क्या आएगा, 2 and 6। इसकी वैलेंसी 2 तरीके से हम बता सकते हैं, या तो ये है +5, या 8 करने के लिए ये कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन ले भी तो सकता है। अगर ऐसा करेगा तो इसकी वैलेंसी होगी -3, तो दोनों बोल सकते हैं हम। और कोशिश क्या करेगा कि ये 3 कहीं से ले, क्योंकि 5 को जब ये छोड़ना चाहेगा तो इसको दिक्कत आएगी। ऑक्सीजन किया तो +6 या -2। अब मोस्ट प्रोबेबली हम क्या बताते हैं, -2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेता है और 8 पूरे करता है। इसी तरह फ्लोरीन है, इसके बाद 2 and 7, तो ये भी क्या है, -1। इस टाइप से इनकी वैलेंसी है, क्योंकि इतने ही इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसकी डेफिनेशन हमने क्या बताई, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक सुपर हिट बात, जो आप 10th में याद रखेंगे, 11th में, 12th में, जब तक आप साइंस पढ़ते हैं, बिल्कुल ईजीएस्ट तरीके से, जिससे सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी एक्सप्लेन हो जाएं तुरंत, और आपको रटना भी ना पड़े। बस 2 वर्ड बता रहा हूँ, 2 लेटर्स बता रहा हूँ, A से B और B से A। यानी कि ऊपर से आप नीचे आओगे तो A से B की तरफ आ रहे हो, लेफ्ट से राइट की तरफ आप जा रहे हो तो B से A की तरफ जा रहे हो। अब ये AB, BA, ये है क्या चीज़, A का मतलब है एसिडिक, B का मतलब है बेसिक। तो दोस्तों, ऊपर कौन है, एसिडिक, पीरियोडिक टेबल में जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे, इट मीन्स आप एसिडिक से बेसिक की तरफ जा रहे हो, और नीचे से ऊपर जाओगे तो बेसिक से एसिडिक की तरफ जा रहे हो। सिमिलरली बेसिक से एसिडिक, यानी कि लेफ्ट से राइट जाओगे तो बेसिक से एसिडिक की तरफ जा रहे हो, और अगर उल्टा राइट से लेफ्ट तो एसिडिक से बेसिक की तरफ। अब जैसे कि आपसे पूछ लें, ऑक्साइड पूछ ले, मेटल्स के ऑक्साइड, तो ऊपर वाले क्या है, एसिडिक, जैसे जैसे नीचे आते जाते हो तो वो ऑक्साइड क्या हो जाएंगे, बेसिक। यानी कि एसिडिक और बेसिक इस तरीके से आप बताएंगे।
जो भी एसिडिक है उसका ताल्लुक होता है नॉन मेटल से, और जो भी बेसिक है, अब ये दूसरी प्रॉपर्टी आ गई है, उसका ताल्लुक होता है मेटल से। यानी कि ऊपर से नीचे, एसिडिक से बेसिक, मतलब नॉन मेटल से मेटल्स की तरफ। ऊपर कौन है? नॉन मेटल्स। नीचे नीचे आओगे तो क्या आते जाएंगे? मेटल्स। यहीं पर बेसिक मीन्स मेटल्स, एसिडिक का ताल्लुक हमेशा किससे है? नॉन मेटल्स। तो लेफ्ट से राइट जब आप जाओगे पीरियोडिक टेबल में तो आप मेटल्स से कहाँ जा रहे हो? नॉन मेटल्स की तरफ। यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, मेटलिक नेचर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, या नॉन मेटलिक नेचर? तो फिर मेटलिक नेचर तो मेटल्स का ही तो होगा। अब जैसे कि आप ऊपर से नीचे, आपसे पूछा जाए ग्रुप्स में टॉप से बॉटम आओगे तो बताओ क्या होगा? टॉप से बॉटम का मतलब है यहाँ से यहाँ, मतलब नॉन मेटल से मेटल्स की तरफ, यानी कि मेटलिक करेक्टर्स की तरफ। तो आप ये बताओगे एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेटलिक करेक्टर्स इंक्रीजेस, और लेफ्ट से राइट में क्या होगा? नॉन मेटलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। याद रखना है। इसीलिए तो बार बार आपसे पूछा जाता है, जैसे मेटल्स वाले चैप्टर में, कि मेटल्स के ऑक्साइड बताइए कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? मेटल्स का ताल्लुक तो बेसिक से है, नॉन मेटल्स के कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आप यहाँ से बता सकते हो। अब यहीं पर जैसे आपसे पूछ लिया कोवेलेंट और आयनिक नेचर, तो याद रखो मेटल्स का ताल्लुक हुआ करता है आयनिक से, ज़्यादातर आयनिक चीज़ों से मिलेगा। और कोवेलेंट शब्द का जहाँ जिक्र है, कोवेलेंट बॉन्ड जो है, जो साझेदारी का बॉन्ड है, उसका संबंध किससे मिलेगा आपको? नॉन मेटल से मिलेगा। इसके बाद आपसे यहीं पर पूछ सकते हैं ऑक्सीडाइजर और रिड्यूसर के बारे में। तो याद रखो ये बात तो आप रट लेना, हमेशा काम आएगी 10th 11th 12th में। जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन छीन लेता है वो ऑक्सीडाइजर होता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये जो हैलोजेंस हैं। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन छीन लेता है वो कौन है? ऑक्सीडाइजर, जैसे हैलोजेंस। और जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जो दानवीर कर्ण की फोटोकॉपी हैं, वो क्या हैं? वो मेटल्स हैं, यानी कि रिड्यूसर्स हैं। तो ये क्या हैं? रिड्यूसर्स। मेटल्स का ताल्लुक किससे होगा? रिड्यूसर्स या रिड्यूसिंग एजेंट। और नॉन मेटल्स का किससे होगा? ऑक्सीडाइजर, जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन छीन रहे हैं, जैसे हैलोजेंस। याद रहे जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बाकी बातें इसके बारे में आप पढ़ चुके होंगे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिडक्शन बोलते हैं। ऑक्सीजन अगर कहीं ऐड हो रही है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, अगर कहीं हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो ये मेन पॉइंट्स थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के, जो जल्दी जल्दी से हमने रिवाइज किए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।